अस्सलाम वालेकुम। आज हम एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के अंदर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंस। ठीक है। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 2 में 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें थे क्वेश्चंस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशंस, सेकंड नंबर पे थे क्वेश्चंस अबाउट एक्सपीरियंसेस, फिर था क्वेश्चंस अबाउट प्रोग्नोसिस और फोर्थ पे था जो क्वेश्चन हमारे पास वो था क्वेश्चंस अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर इन तमाम ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आंसर करने के लिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च यूज़ होती हैं। इन सब को यूज़ करने के लिए इन सब के लिए डिफरेंट हैं। अब हम बारी बारी इन सब को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी क्लिनिकल रिसर्च यूज़ होती हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए हम कौन कौन सी क्लिनिकल रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास चीज़ आती है, डैट इज़ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले आ जाती है प्रैक्टिस ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है। जो फिजियोथेरेपी की जब प्रैक्टिस होती है, ठीक है, डे टू डे, रोज़ाना जब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का डिफरेंट पेशेंट्स के साथ इनकाउंटर होता है, वो डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, तो उनकी क्या होता है कि वो उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उनकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में इजाफा होता है। ठीक है। इसीलिए जो प्रैक्टिस ऑफ फिजियोथेरेपी है वो बेस करी होती है उन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अच्छा, जो एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, ठीक है, उन वो क्या होता है कि वो डिफरेंट पेशेंट्स को देखते रहते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है। और वो एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर बन जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा उन्होंने पेशेंट को ऑब्जर्व किया होता है। और अगर एक पेशेंट है, हम उसको कोई इंटरवेंशन देते हैं, ठीक है, और उस इंटरवेंशन से पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव है। ठीक है। इस तरह भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको इंटरवेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिससेटिस्फाई फील करते हैं उस इंटरवेंशन से, अगर उनको उस इंटरवेंशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर उनको फ़र्क पड़ेगा तो वो हैप्पी होंगे, ठीक है, सेटिस्फाइड होंगे विद द इंटरवेंशन। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो मायूस होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे विद द इंटरवेंशन। नेक्स्ट वो बताते हैं कि अगर हमने देखना है कि कोई सक्सेसफुल आउटकम मीन्स कि कोई इंटरवेंशन बेनिफिशियल है या नहीं, तो उसके लिए हम खाली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को नहीं देखते, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं कि ये इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? सबसे पहला हमारे पास जो सोर्स आ जाता है वो है नेचुरल रिकवरी। नेचुरल रिकवरी क्या होती है? नेचुरल रिकवरी ये होती है कि पेशेंट की जो कंडीशन है, जो डिजीज़ है, वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है, कोई भी इंटरवेंशन दिए बगैर। जैसे कि नेचुरल रिकवरी में मतलब कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती हैं? लो बैक पेन आ सकती है, ठीक है, या फिर जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी, ये सारी नेचुरल रिकवरी के अंदर आती हैं कि कोई इंटरवेंशन दिए बगैर ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना जो नेचुरल रिकवरी से ठीक हो जाते हैं, वो सेटिस्फाई फील करते हैं, चाहे हम उन्हें कोई इंटरवेंशन दें ना दें, कोई गलत इंटरवेंशन दें, ठीक है, फिर भी वो सेटिस्फाई ही होते हैं। ठीक है। गलत इंटरवेंशन देने की वजह से भी क्यों सेटिस्फाई होते हैं? इसलिए सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि नेचुरल रिकवरी की वजह से तो उन्होंने ठीक हो ही जाना होता है, चाहे हम उन्हें गलत इंटरवेंशन भी दें। इसलिए जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नेचुरल रिकवरी से ठीक हो जाते हैं, वो हमेशा सेटिस्फाई ही रहते हैं, चाहे उन्हें गलत इंटरवेंशन दी जाए या इंटरवेंशन ना दी जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है ना, वो ऑलवेज हेल्पफुल नहीं होती इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हमेशा हेल्पफुल क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ये अंदाज़ा लगाना या ये पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, वो इंटरवेंशन की वजह से कहाँ इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है। मतलब इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट का कौन सा पार्ट है जो इंटरवेंशन की वजह से है, ठीक है, और कौन सा ऐसा पार्ट है इम्प्रूवमेंट का
जो इंटरवेंशन के बगैर है, ठीक है, मींस नेचुरल रिकवरी की वजह से है। दोबारा बता देती हूँ कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट की जो कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है उसमें कौन सा ऐसा हिस्सा था जो इंटरवेंशन की वजह से इम्प्रूव हुआ, ठीक है, और कौन सा ऐसा पार्ट था जो इंटरवेंशन के बगैर इम्प्रूव हो गया, ठीक है। नेचुरल रिकवरी जो है वो क्यों हो जाती है, ठीक है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो अंडरलाइंग कोर्स है ना, ठीक है, मीन्स जो कंडीशन की जो अंडरलाइंग कोर्स था, जो उसकी वजह थी, वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होती रहती है और पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्रोनिक डिजीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, एपिसोडिक कंडीशंस इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्थराइटिक पेन है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन क्या होती है कि पेशेंट को एक एपिसोडिक डिजीज़ थी, ठीक है, वो थेरेपी के लिए जब प्रैक्टिशनर के पास या थेरेपिस्ट के पास गया तो वहाँ पे उसको एपिसोडिक डिजीज़ थी, ठीक है, और उसकी जो कंडीशन थी वो सीवियर थी। फिर क्या हुआ कि जब उसकी कंडीशन सीवियर थी तो रैंडम फ्लक्चुएशंस हुई, ठीक है, उसकी सीवियरिटी के अंदर, और क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सिम्टम्स थे वो लेस सीवियरिटी की तरफ मूव करने लग गए, मींस उसकी जो सीवियरिटी थी उसके अंदर रिडक्शन आना शुरू हो गई। दोबारा बताती हूँ स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन क्या होता है। पेशेंट को एपिसोडिक डिजीज़ थी, वो थेरेपी के लिए गया थेरेपिस्ट के पास, ठीक है, उसकी कंडीशन सीवियर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसकी जो कंडीशन थी उसके अंदर रैंडम फ्लक्चुएशंस आई, रैंडम फ्लक्चुएशंस की वजह से उसकी सीवियरिटी जो थी उसके अंदर रिडक्शन हो गई, इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। उसके बाद क्या है, वो कहते हैं द ओनली प्रैक्टिकल वे टू फाइंड आउट अबाउट दीज टाइप्स ऑफ आउटकम्स, ठीक है, वो कहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि रैंडम फ्लक्चुएशंस हुई और पेशेंट खुद ठीक हो गई या नेचुरल रिकवरी है, इसके बारे में हमें जो बेस्ट बता सकता है ना वो पेशेंट बता सकता है। हम पेशेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है, वो हमें बता सकता है कि उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही। उसके बाद इसके अंदर एक और फैक्टर आ जाता है, वो है पोलाइड पेशेंट्स का, ठीक है। पोलाइड पेशेंट्स में क्या होता है कि इसके अंदर एक इफ़ेक्ट आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट, ठीक है। हॉथॉर्न इफ़ेक्ट क्या होता है और ये पोलाइड पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि उनका कोई बिहेवियर अंडर स्टडी है तो वो क्या करते हैं, वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट, ठीक है। रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका कोई बिहेवियर अंडर स्टडी है तो वो अपने उस बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। उसके बाद आ जाता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है इम्प्रूवमेंट्स इन द पेशेंट कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट रिचुअल। मीन्स प्लेसिबो इफ़ेक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल होता है इफ़ेक्ट, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट है, उसको हम ना अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का जो हेड है वो हम उसकी बॉडी के ऊपर फेर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीछे से हमने स्विच ऑफ किया हुआ है, ठीक है। पेशेंट तो यही समझ रहा है कि मेरे ऊपर अल्ट्रासाउंड जो है वो मोडेलिटी अप्लाई की जा रही है, इसकी वजह से मेरी पेन कम होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि हाँ मेरी जो है वो पेन कम हुई है, मुझे इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। मींस ये उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट था, हालांकि हमने तो डिवाइस ऑफ की हुई थी, ठीक है। ये होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। इसी तरह मेडिसिन के अंदर भी होता है कि हम खाली कैप्सूल पेशेंट को खिला देते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होती, तो वो कहता है कि हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हालांकि उसके अंदर तो कोई मेडिसिन थी नहीं, तो ये होता है हमारे पास प्लेसिबो इफ़ेक्ट और इससे पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव करती है और ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ठीक है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट के अंदर इफ़ेक्ट आता है इनर्ट इंटरवेंशंस का। इनर्ट इंटरवेंशन मीन्स इनर्ट हमें पता है कि न्यूट्रल चीज़ ज़ीरो, ठीक है, मीन्स कि हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं दी और उसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। इनर्ट इंटरवेंशन या हम इसे शाम इंटरवेंशन बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम कंपेयर करते हैं विद इनर्ट के शाम इंटरवेंशन, ठीक है। उसमें मैंने आपको पिको मॉडल पढ़ाया था। पिको मॉडल का जो थर्ड पार्ट था, थर्ड कंपोनेंट था कंपैरेटिव इंटरवेंशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम शाम इंटरवेंशन या इनर्ट इंटरवेंशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि आजकल जो स्टडी है वो ये बता रही है कि जो अल्ट्रासाउंड का इफ़ेक्ट आता है ना वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं रिकॉल बायस।
इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ आउटकम्स में ऑल्सो भी कंफाउंडेड बाय रिकॉल बायस। ठीक है, रिकॉल बायस भी एक सिस्टमिक एरर है जो स्टडी के अंदर आ सकता है, और ये आता क्यों है, क्योंकि रिकॉल बायस हम कहते हैं किसे, रिकॉल बायस हम इसे कहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं स्टडी के अंदर वो जो प्रीवियस इवेंट हो चुका है या जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो उनको एक्यूरेटली याद नहीं रह पाता, वो उसको रिकॉल नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा अब वो यही बता रहे हैं कि रिकॉल बायस क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि जो पिछली तमाम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनका ट्रैक रखना, ठीक है, उनका जो पीछे से सारा है उसको याद रखना, उनका ट्रैक रखना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए वो पिछली तमाम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस का ट्रैक नहीं रख पाते, उसको रिकॉल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिकॉल बायस का प्रोसेस आता है, और ये एक सिस्टेमिक एरर है। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो बायसनेस कोज कर सकते हैं। दोबारा बता देती हूँ आपको कौन कौन से थे। पहला नेचुरल रिकवरी का प्रोसेस था कि कंडीशन खुद ब खुद जो है वो रिकवर हो जाती है विदाउट एनी इंटरवेंशन। दूसरा स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का था, वो भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, थर्ड पोलाइड पेशेंट्स थे। पोलाइड पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, वो एग्जैजुरेट कर सकते हैं रिकवरी के प्रोसेस को। ठीक है, एग्जैजुरेट मीन बढ़ा देते हैं, ठीक है, बेटर भी कर सकते हैं और वर्स भी कर सकते हैं कंडीशन को। फिर हाथोन इफेक्ट था, उसके बाद प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है, और लास्ट पे हमारे पास था रिकॉल बायस। ये सारे जो है ना ये कॉज कर सकते हैं बायसनेस, ठीक है, हमारी स्टडी के अंदर। बाकी जो इसका पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ।